हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड कोर जावा। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 के सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के बारे में जो कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी 10 मार्क्स के अंदर। ठीक है, और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बिना देर किए हम चलते हैं जल्दी से और डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस कोर्स के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? कह रहा है कि प्रूव द नेम ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट हेल्प इन वेब एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछ रहा है और उनकी वर्किंग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो वेब टेक्नोलॉजी क्या है? एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है कि हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या करें, कम्युनिकेट कर पाए। मतलब अगर एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे हमारे पास है, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे है, ये दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर पाए, इसलिए हम वेब टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या है कि अगर इस पे हम मान लें यूजर है और ये क्या है कि एक सर्वर है। ठीक है, अब यूजर किसी रिक्वेस्ट को सर्च करता है तो रिक्वेस्ट हमारी जो भी जाएगी सर्वर के पास जाएगी। सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। मतलब अगर कोई कंटेंट इस सिस्टम पे के ऊपर पड़ा है, वेबसाइट पड़ी है, तो यूजर क्या करता है? अपने सिस्टम से सिंपल गूगल ओपन किया और चीजों को सर्च करता है और कंटेंट इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये किसके हेल्प से होता है? वेब टेक्नोलॉजी के हेल्प से है, जो कि मार्कअप लैंग्वेज का यूज होता है। अब अगर बात करें कि इट इज कम्युनिकेशन अक्रॉस द वेब, उसके बाद क्या कर रहा है कि कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वेबसाइट जो होती है उसको क्रिएट करते हैं, डिलीवरी करते हैं, मतलब कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, मैनेज करते हैं वेब कंटेंट को यूजिंग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी एचटीएमएल का यूज करके हम इन सारी चीजों को कर पाते हैं। मतलब किसी भी कंटेंट को डिलीवर करना हो, कंटेंट को क्रिएट करना हो, कंटेंट को मैनेज करना हो, ये सारी चीजें हम किससे करते हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के हेल्प से करते हैं। जो एक वेब पेज होता है वो एक तरह का वेब डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसमें लिखा गया होता है? एचटीएमएल में लिखा होता है, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है। अब अगर हम बात करें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि वेब टेक्नोलॉजी की ही टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले वेब टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी, वेब पेज हो गया, एचटीएमएल हो गया, वेब सर्वर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, यूआरएल हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, एचटीटीपी, एक्सएमएल, गेटवे और एपीआई। ये सारे क्या है? इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि एक वेब टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होती है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वेब पेज हो गया। वेब पेज क्या होता है? आप वेब पेज जानते हैं, वेबसाइट का यूज करते हैं। वेब पेज, वेबसाइट, वेब सर्वर, तीन चीजें हैं। तो वेब पेज होता क्या है? जहां पे कंटेंट को हम डिस्प्ले करते हैं इन द ब्राउजर। सच है, जो ब्राउजर हमारा कोई भी होता हो सकता है, गूगल क्रोम हो गया, ओपरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनल एक्सप्लोरर हो गया, एप्पल का सफारी हो गया। इन सारी चीजों पे जहां पे कंटेंट को हम डिस्प्ले करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। उसके बाद आती है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज। ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ वेब पेज हो, मतलब अब वेब पेज क्या है? वेब पेज क्या है कि एक तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म है या कह सकते हैं ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे हम किसी भी कंटेंट को क्या करते हैं? ओवर द ब्राउजर क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं। अब वेबसाइट क्या हो गई? जो वेब पेज, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वेब पेज की, कलेक्शन ऑफ वेब पेज को हम क्या कहते हैं? वेबसाइट करते हैं, जो कि एक साथ होते हैं, कनेक्टेड होते हैं टुगेदर, एक साथ, मतलब एक साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, उसको हम वेबसाइट कहते हैं। अब बात आती है वेब सर्वर की। वेब सर्वर क्या होता है? एक स्पेशल हाई एंड कंप्यूटर दैट होस्ट ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। मतलब क्या कहते हैं कि जब हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको पब्लिक एक्सेस के लिए उसको वेब सर्वर के ऊपर होस्ट करते हैं, मतलब वेब सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसको सारे लोग, मतलब पब्लिक आसानी से एक्सेस कर सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेब सर्वर। वेब सर्वर जहां पे हम क्या करते हैं? अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेब सर्वर कहते हैं। अब आगे बात आती है कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में।
कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम बात करें तो तीन तरह के प्रोटोकॉल है। सबसे पहले अगर हम बात करें टीसीपी आईपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, एक तरह का स्ट्रीम प्रोटोकॉल है, एक तरह का क्या है, स्ट्रीम प्रोटोकॉल है, जो कि वर्क करता है, कनेक्शन को जनरेट करने का काम करता है बिटवीन क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन को जनरेट करने का काम करता है टीसीपी और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं। अब कह रहा है कि कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन हमें करना है, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। अगर कह रहा है एनी डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू एंड पॉइंट, मतलब एक इन पॉइंट पे एक कंप्यूटर सिस्टम है, दूसरे इन पॉइंट पे दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है, इनके बीच में हमें क्या करना है, किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन करना है। देन अगेन हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे इट इज आल्सो लॉसलेसी प्रोटोकॉल। इसमें कंफर्म नहीं होता है कि आपका डेटा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉसलेसी प्रोटोकॉल कहते हैं। जो टीसीपी प्रोटोकॉल है एज आल्सो रिफर्ड इन द शॉर्ट फॉर्म कैन ओनली कनेक्ट टू इंड्स पॉइंट, एक केवल क्या करता है, दो इंड्स पॉइंट को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको हम पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। अब आ गया हमारा बात आता है कि एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको ये चीजें देखने को मिलती है, एचटीटीपी मिलेगा या एचटीटीपीएस यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यस लग गया तो सिक्योर हो गया, और यस नहीं है तो बस प्रोटोकॉल तक है, ठीक है। अब क्या करता है कि जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है यूज करता है ट्रांसमिट ऑल डेटा प्रेजेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जितना भी डेटा है उसको वर्ल्ड वाइड वेब में प्रेजेंट करने के लिए हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। मतलब अगर हमने किसी कंटेंट को बनाया, अगर हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि वो कंटेंट हमारा वर्ल्ड वाइड वेब में प्रेजेंट हो, मतलब कहीं से भी एक्सेस हम कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड होता है हमारा टेक्स्ट हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, ग्राफिक हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है उसमें। अब अगर बात करें हम आगे की, इट इज प्रोटोकॉल यूज ट्रांसमिट एचटीएमएल, ठीक है, एचटीएमएल फाइल डॉक्यूमेंट्स जो भी होती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। द लैंग्वेज दैट मेक्स ऑल फाइल्स डेकोरेशन योर ब्राउजर, ठीक है, डेकोरेशन हम कर सकते हैं अपने ब्राउजर, मतलब जो भी HTML का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों जो भी डॉक्यूमेंट है उनको अरेंज कर सकते हैं, मतलब कंटेंट है हमारे वेब पेज के अंदर उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इट्स वर्क ऑन टीसीपी आईपी, ठीक है, ये उस पे टीसीपी आईपी पे वर्क करता है। अब आता है एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो ओवर द इंटरनेट फाइल ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। मतलब अगर हम मान ले एक सिस्टम हमारे पास यहाँ है, दूसरा सिस्टम यहाँ है, हमें इस सिस्टम से कुछ डेटा इस सिस्टम तक भेजना है, तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना कि जो फाइल ट्रांसमिट होता है, फाइल तो पैकेट के फॉर्म में सेंड होती है ओवर द इंटरनेट। अब उसके बाद जो एफटीपी होता है, प्रोटोकॉल यूज ट्रांसमिट फाइल बिटवीन द कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं ईच अदर किसके द्वारा, टीसीपी आईपी नेटवर्क के द्वारा, सच एज द इंटरनेट। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फाइल को ट्रांसमिशन मतलब फाइल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब आगे बात आता है क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द नीड फॉर डायनेमिक वेबसाइट। वेबसाइट दो तरह की होती है, पहली स्टैटिक वेबसाइट होती है, दूसरी डायनेमिक वेबसाइट होती है। तो कह रहा है कि डायनेमिक वेबसाइट की नीड क्या है, ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड इशू, ठीक है, इन्वॉल्व इन डायनेमिक वेब पेज। कह रहा है कि इसके एडवांटेज क्या है, इशू क्या है, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट होती क्या है। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहां पे हमें क्या होता है, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कह सकते हैं एक ऐसी स्टैटिक वेबसाइट होती है जहां पे हम सिर्फ क्या करते हैं, यूजर को सिर्फ कुछ नंबर ऑफ कंटेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। मतलब यूजर सिर्फ कंटेंट को देख सकता है, कोई भी इनपुट अपना नहीं दे सकता है। लेकिन एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पे हम क्या करते हैं, यूजर से कुछ डेटा लेते हैं, ठीक है, कुछ डेटा के हिसाब से फिर हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे यूजर हो गया, अब हमें मान लीजिए आपके जैसे कॉलेज मैनेजमेंट है, तो कॉलेज मैनेजमेंट के लिए अगर कोई ईआरपी ऐसा सिस्टम बना है, सॉफ्टवेयर है, तो उसमें क्या स्टूडेंट के लिए कुछ अलग इंटरफेस ओपन होगा, फैकल्टी के लिए अलग इंटरफेस ओपन होगा, जो उसमें काम करने वाला स्टाफ होगा उनके लिए कुछ अलग इंटरफेस ओपन हो गया। तो ये क्या हो गया, एक तरह की डायनेमिक वेबसाइट हो गई, क्योंकि जब हम उसमें कुछ अपना इनपुट देते हैं तो उस हिसाब से हमारे सामने यूजर इंटरफेस आता है। लेकिन जो ये हमारा स्टैटिक वेबसाइट होती है, यहां पे सारी चीजें सेम होनी है, कोई भी चेंजमेंट नहीं। इसका यूज हम इसको बनाने के लिए हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, सिंपल, कि मतलब कोई भी यूजर डेटा क्या देता है मैटर नहीं करता, मतलब सारे यूजर के लिए एक सिंगल इंटरफेस होना है,
ठीक है। तो कह रहा है कि डायनेमिक वेबसाइट इज आल्सो नोन एज ए डेटा ड्राइवन साइट, मतलब डेटा को लेता है, उसको ड्राइव करने का काम करता है। रिक्वायर्ड वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस डिजाइन का। इट कंटेन्स कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन, एक कंटेंट करता है कंटेंट और इंफॉर्मेशन को टू चेंज बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर। कह रहा है कि चेंज करता है वेरियस फैक्टर सच एज ए व्यूअर ऑफ द साइट। अभी हमने बताया जैसे फैकल्टी हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्टाफ हो गया, तो हर चीज के लिए वो अलग अलग उसकी यूजर इंटरफेस होता है। वहां पे वही चीज यहाँ पे भी कह रहा है कि जो भी टाइम होगी, टाइम जोन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, व्यूअर्स के हिसाब से डिपेंड करता है कौन सा यूजर इसको एक्सेस कर रहा है, उस हिसाब से उसको व्यू मतलब यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करता है डायनेमिक वेबसाइट। जो कंटेंट होता है, द टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, यूज्ड आर स्टोर ऑन ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस, मतलब जो भी टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, मल्टीमीडिया हो गई, इन सारी चीजों को हम मैनेजमेंट करते हैं सिस्टम होता है, और डेटाबेस सिस्टम भी होता है, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इन सारी चीजों की फंक्शनलिटी हमको किसके अंदर मिलती है? डायनेमिक वेबसाइट के अंदर देखने को मिलती है। अब कह रहा है कि नीड ऑफ डायनेमिक वेब पेज, आखिर नीड क्या पड़ी हमें कि डायनेमिक वेब पेज को हम क्रिएट करें? तो सबसे पहले नीड टू एक्सेस ए डेटाबेस और एक्सटर्नल फाइल। सबसे पहले अब हमारे पास अगर एक डेटाबेस है, ठीक है, अब कोई भी सिस्टम अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर के क्या है? डेटाबेस है। अब हम डेटाबेस में हर एक डेटाबेस का एक्सेस हर एक पर्सन को तो दे नहीं सकते, ठीक है भैया, डेटा की सेफ्टी की, सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी है, तो डेटा हम हर किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, इसका एक्सेस हर किसी को नहीं दे सकते कि कोई भी आए डेटाबेस में रीड और राइट करके चला जाए, या फिर किसी भी जो भी डेटा रखा है डेटा देख के चला जाए। तो इसलिए क्या हुआ, डायनेमिक वेब पेज की रिक्वायरमेंट पड़ी कि आखिर जो भी एक्सेस डेटाबेस है, एक्सटर्नल फाइल हो गई, कि एक्सेस सब कोई नहीं कर सकता है, पर्टिकुलर एक्सेस करने के लिए पर्टिकुलर बंदे होंगे, मतलब एथोराइज्ड पर्सन ही डेटाबेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज का को बनाया गया कह सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि विजिट कह रहा है, व्हेनेवर यू विजिट गूगल एंड सर्च फॉर एनी क्वेरी, गूगल send your search for any query is multiple system and combine all information in the search web page। जैसे क्या हो गया कि हम गूगल पे क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट को सर्च करते हैं, तो गूगल क्या करता है, हमारी जितनी भी क्वेरी होती है सारी क्वेरी को क्या करता है, मल्टीपल सिस्टम के ऊपर भेज देता है। अब उसके बाद उनसे जो मिलते हैं हमें मल्टीपल सिस्टम यानी सर्वर के ऊपर भेज देता है। सर्वर क्या करता है, जितने भी हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको एक सर्च पेज में रिजल्ट पेज के ऊपर शो करने का काम करता है। उसके बाद कह रहा है कि इंफॉर्मेशन इज अपडेट फ्रीक्वेंटली, हम इंफॉर्मेशन को अपडेट फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, मतलब जब चाहे हम अपडेट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन जैसे टाइम हो, रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से हम उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इजिएस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन एंड फास्ट गो टू गेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि डायनेमिक साइट मेक इजिएस्ट फॉर एवरीवन कंट्रीब्यूट, तो हर किसी के लिए कंट्रीब्यूट आसानी से हम कर सकते हैं। हर कोई बंदा क्या कर रहा है कि एनीवन हु हैज मच नॉलेज अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ एचटीएमएल आल्सो में मेक ए वेबसाइट, वो एक वेबसाइट को बना सकता है विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस साइट एंड अदर सीएमएस सॉल्यूशन के हेल्प से, ठीक है। तो डायनेमिक साइट आसानी से कोई भी बना सकता है, बहुत ज्यादा टफेस्ट नहीं है सारी चीजें। उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ डायनेमिक वेबसाइट की, आखिर एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज है बेटर एक्सपीरियंस। बेटर एक्सपीरियंस इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि ये वेरी यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि हर एक यूजर के लिए एक अलग इंटरफेस क्रिएट करता है। हर एक यूजर मतलब आपके रोल के हिसाब से, जो भी आपका रोल है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। वेबसाइट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इजियर मेंटेनेंस होता है, इसका मेंटेनेंस हम आसानी से कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट होती है अपडेट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, और जल्दी से कर सकते हैं। अगर मान लिया, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखा है, कह रहा है कि फॉर एग्जांपल यू हैव ए साइट दैट कंटेंट मोर देन 50 पेजेस, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में क्या कर रहा है कि मोर देन 50 पेजेस हैं, 50 से ज्यादा पेजेस हैं, तो आपको अगर नीड
पड़ी, हमें मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी, तो हम क्या करेंगे, वन मेनू ऑफ योर साइट इट कैन बी चेंज बाय एनीवन, ठीक है, किसी के द्वारा। तो हर एक पेज को चेंज करने से अच्छा है जब डायनेमिक पेज होगा तो हम एक सिंगल पेज को चेंज करेंगे, बाकी सारी जगह चेंजमेंट हो जाती है। इजी अपडेट हो गया, ठीक है। अपडेटिंग, वेबसाइट को हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं। इजी अपडेट, यहाँ पे इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं किस तरह से है, आप सारी चीजें पढ़ सकती हैं। अपडेट का मतलब हो गया कि जो डायनेमिक पेजेस होते हैं, वेबसाइट होती है, उनको हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं। लेट्स योर अपडेट योर इंफॉर्मेशन कंटेंट इजली डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंजमेंट कर सकते हैं। डोंट नीड ए lot of complicated technical knowledge for the making changes of the site to the site। मतलब बहुत ज्यादा आपको वो टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं है किसी भी चेंजमेंट को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल लुकिंग, और जो भी आपकी वेबसाइट होती है एक क्या करती है, प्रोफेशनल लुक करती है, मोर प्रोफेशनल देन स्टैटिक वेबसाइट। एक स्टैटिक वेबसाइट की अपेक्षा क्या करती है, एक अच्छा लुक देती है, फंक्शनैलिटी देती है, इंटरेक्टिव करती है। मतलब जब यूजर क्या करता है, यूजर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करती है, एडिटिंग मेकिंग होती है, पॉसिबल टू गिव डायनेमिक वेबसाइट ए मच मोर प्रोफेशनल लुक, ठीक है। एक प्रोफेशनल लुक करती है, मतलब मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होती है, इंटरेक्टिव मतलब होती है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी यूजर आता है, लैंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो क्या करता है, अच्छे से उस पर इंटरेक्ट कर पाता है। आगे बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक के बारे में। फ्यूचरिस्टिक क्या हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि यूजर टू मोर इन्वॉल्व एंगेजिंग विद द कंटेंट ऑफ द साइट। अगर क्या है कि आपकी कंटेंट, आपके साइट के ऊपर कंटेंट वेटर है, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं, यूजर से एंगेज कर सकते हैं। मतलब आप यूजर बनाए रख सकते हैं बाय ऑफरिंग द इंटरेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस दे रिवॉल्व थ्रू पर्सनलाइज्ड ब्राउजिंग, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के आप कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं, इंटरेक्टिव है आपकी वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव, इन सारी चीजों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें डिसएडवांटेज के बारे में, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज है तो उसके एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज हो गए। इट्स नीड चेंज इन द सर्टेन पीरियड, इसको चेंज करने की हमें नीड होती है किसी भी पर्टिकुलर सेंटर, मतलब हमेशा अप टू डेट रखने की नीड पड़ती है। सबसे पहले ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड बाय डेवलपर, ठीक है, जो कि इजी नहीं होता है। जो भी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं बाय डेवलपर के द्वारा यूज कर सकते हैं, दैट आर नॉट इजी टू गेट, इसको हम आसानी से नहीं ले सकते। टू एड द डेवलपर बजट फॉर मेकिंग, ठीक है, बजट मेकिंग होता अबाउट, कह सकते हैं कि ब्रांड जर्नलिस्टी और कंटेंट मार्केटिंग, ये सारी चीजों के लिए क्या करना पड़ता है, फाइन और हायर करना पड़ता है। एक अच्छे डेवलपर की हमें नीड पड़ती है मार्केट के अंदर। अब आगे बात हम करें कि डिफाइन लेआउट मैनेजमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डिफाइन लेआउट मैनेजमेंट, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट इन डिटेल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले लेआउट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो लेआउट मैनेजमेंट जिसको हम बॉर्डर लेआउट के नाम से भी जानते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, लेआउट मैनेजमेंट। अब बॉर्डर लेआउट और लेआउट मैनेजमेंट क्या होता है, अरेंज कंपोनेंट्स इन पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। जो अगर बात आती है लेआउट मैनेजमेंट, जितने भी कंटेंट होते हैं ओवर द वेबसाइट के अंदर, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, उन सारे कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, हमारा लेआउट मैनेजमेंट या बॉर्डर लेआउट कहलाता है। द जावा लेआउट मैनेजमेंट फैसिलिटीज, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जावा मैनेजमेंट, कंट्रोल द पोजिशनिंग एंड साइज ऑफ द कंपोनेंट इन जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर्म के हिसाब से। जो भी लेआउट मैनेजमेंट है, इंटरफेस है, दैट इंप्लीमेंट बाय द क्लासेस ऑफ लेआउट मैनेजर्स। अब जावा के अंदर अगर हम बात करें लेआउट मैनेजर्स को, अगर जो भी इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो किस तरह से कर सकते हैं, तो लेआउट मैनेजर होता है, क्लास होता है उसकी, उस क्लास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे देयर आर फॉलोइंग क्लासेस दैट आर रिप्रेजेंट द लेआउट मैनेजर्स। कुछ फॉलोइंग क्लासेस है जो रिप्रेजेंट कर रही है लेआउट मैनेजर्स को। सबसे पहले बॉर्डर लेआउट हो गया, फ्लो लेआउट हो गया, ग्रिड लेआउट हो गया, कार्ड लेआउट हो गया, बॉक्स लेआउट हो गया। तो सबसे पहले हम बॉर्डर लेआउट के बारे में देखते हैं। बॉर्डर लेआउट क्या कर रहा है कि बॉर्डर लेआउट में कह रहा है कि बॉर्डर लेआउट इज यूज व्हेन वी वांट टू अरेंज द कंपोनेंट इन 5 रीजन। जब हम क्या कहते हैं किसी भी कंटेंट को, मतलब कंपोनेंट को 5 रीजन्स के अंदर क्या कहते हैं अरेंज करना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं बॉर्डर लेआउट का। यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और यहाँ पे
वेस्ट हो गया, बीच में हमारा क्या हो जाता है, सेंटर होता है। इन 5 रीजन्स के अंदर अगर हम किसी भी कंपोनेंट को अरेंज करना चाहते हैं तो वहां पे हम बॉर्डर लेआउट क्लास का यूज करते हैं। देयर आर द 5 कंस्ट्रक्टर इन बॉर्डर लेआउट, दे आर द फॉलोइंग। इसको कंस्ट्रक्टर मतलब अगर आप क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल इन नॉर्थ हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट साउथ हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पांचों क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें ग्रिड लेआउट के बारे में, ग्रिड लेआउट क्या कर रहा है कि ग्रिड लेआउट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू अरेंज द कंपोनेंट इट रेक्टेंगल ग्रिड। मतलब जब किसी भी हम ग्रिड को, मतलब किसी भी कंपोनेंट को हम एक ग्रिड के अंदर अरेंज करना चाहते हैं तो वहां पे हम ग्रिड लेआउट का यूज करते हैं। जो ग्रिड लेआउट होता है, कंस्ट्रक्टर होती है, वो 3 तरह के होते हैं। ग्रिड लेआउट हो गया, ग्रिड लेआउट यहाँ पे ग्रिड लेआउट इंट रो हो गया और इंट कॉलम हो गया। सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर खाली है, यहाँ पे इंट रो हो गया, इंट कॉलम। और यहाँ पे ग्रिड लेआउट इंट रो, इंट कॉलम और इंट एच गैप हो गया और इच वाइट हो गया। ठीक है, तो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या, क्रिएट ए ग्रिड लेआउट विथ 1 कॉलम पर कंपोनेंट इन ए रो। मतलब हर 1 कॉलम पर कंपोनेंट, मतलब हर एक कॉलम के अंदर एक कंपोनेंट होना चाहिए। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि रो एंड कंपोनेंट बट नो गैप बिटवीन द कंपोनेंट। मतलब रो और कॉलम के अंदर कंपोनेंट्स होने चाहिए और उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। देखते हैं कुछ इस तरह से ग्रिड लेआउट कुछ इस तरह से वर्किंग करता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है, तो इस तरह से ग्रिड लेआउट तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम फ्लो लेआउट के बारे में। फ्लो लेआउट कैसे वर्किंग कर रहा है, तो फ्लो लेआउट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू अरेंज कंपोनेंट इन सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर। मतलब एक के बाद दूसरे को हम अरेंज करना चाहते हैं, मतलब एक फ्लो में, मतलब पहला कंपोनेंट आए, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, चौथा कंपोनेंट, एक सीक्वेंस में सारी चीजें होनी चाहिए। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि फ्लो लेआउट का यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ क्लासेस है। क्लासेस क्या है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया, लीडिंग हो गया और ट्रेलिंग हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर हो गए। तो सबसे पहले क्या है कि फ्लो लेआउट हो गया, फ्लो लेआउट इंट अलाइन हो गया, उसके बाद ये सारी चीजें। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि जो है एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा, मतलब कह सकते हैं कुछ इस तरह से 1 के बाद दूसरा कंपोनेंट अरेंज हो रहा है। और हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से, इस फॉर्म में वर्टिकली भी कर सकते हैं। अब आगे बात कर रहा है कि बॉक्स लेआउट। ठीक है, बॉक्स लेआउट क्या हो गया, इसका यूज हम तब करते हैं जब हम क्या करते हैं कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से करना चाहते हैं, मतलब जिस तरह से हमें समझ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे बटन 1, बटन 2, बटन 3 इस तरह से हो गया, और यहाँ पे बटन 1 से लेके बटन 5 तक। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा क्या वर्टिकली हो गया, ये हॉरिजॉन्टली हो गया। हम दोनों तरह से क्या कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट को अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कार्ड लेआउट। कार्ड लेआउट के अंदर बात करें तो इसका यूज हम तब करते हैं व्हेन टू सी ओनली 1 कंपोनेंट एट ए टाइम। जब हम चाहते हैं कि एक कंपोनेंट एक टाइम पे सिर्फ शो हो, दिखाई दे, तो वहां पे हम कार्ड लेआउट का यूज करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन द कार्ड लेआउट, दे आर एज फॉलो। जैसे कार्ड लेआउट हो गया, क्रिएट कर रहा है यहाँ पे 0 हॉरिजॉन्टल एंड 0 वर्टिकल गैप। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से गैप 0 है, और यहाँ पे विद द गिवन हॉरिजॉन्टल यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि सिंगल, आप यहाँ पे रेक्टेंगल आपको देखने को मिल रहा है, बीच में हमारा क्या है कि कोई कंपोनेंट है। तो हम सिर्फ एट टाइम पे एक कंपोनेंट को शो कर रहे हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।